हेलो स्टूडेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपना क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सेकंड यूनिट का 6th टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। ऐसा वायलेंस जो कि ऐसा उत्पीड़न जो कि किसी के साथ घर में किया जाता है, या घरेलू हिंसा हम जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। जो एक्ट हमारे सामने आया है 2005 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। वैसे तो समय समय पर काफ़ी लॉज हमारे सामने आए हैं, बहुत से लॉज इससे पहले भी बन चुके हैं, जो कि किसको महिला हिंसा को रोकने के लिए या महिलाओं को हिंसा से प्रोटेक्शन देने के लिए काफ़ी लॉज पहले भी आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डाउरी एक्ट जो है 1961 में आ गया है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के को प्रोटेक्ट करने से, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लाया गया। ये अर्लीस्ट लॉ था जो कि आया महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद कौन कौन से ऐसे प्रावधान बने, कौन कौन से ऐसे लॉज बने जो कि महिलाओं को प्रोटेक्शन देते हैं, किनसे, कोई भी ऐसी होने वाली हिंसा से। नेक्स्ट जैसे हम देखेंगे आईपीसी में आने वाले जो 2 अमेंडमेंट थे, सेक्शन 498A एंड 304B, ये भी किस लिए लाए गए कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो हिंसा है, महिलाओं के साथ होने वाली जो हिंसा है, उससे महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जाए। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 1961 में डाउरी एक्ट आया, जिससे महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया गया। इसके बाद 498A इसमें आईपीसी में अमेंडमेंट करके लाया गया, जो कि 1983 में लाया गया। एंड 304B को आईपीसी ने इंट्रोड्यूस कब करवाया, 1986 में करवाया। इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया, 2005 में आया, जिससे कि महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन दिया जा सके, या अगर ऐसा कोई महिला बर्दाश्त कर रही है या इसको फेस कर रही है, उसको किसी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे कि वो अपने उसके जो मौलिक अधिकार है जीने का, और उसका वायलेशन ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने या इंडियन पार्लियामेंट ने 2005 में जो हमें प्रोटेक्शन एक्ट दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक्ट जो है वो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए लाया गया। ये एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी देश में समान रूप से लागू किया गया। और ये कब देश में लागू हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को भारतवर्ष में इस एक्ट को लागू किया गया। इससे पहले एक्ट तो हमने जैसे इससे पहले भी काफ़ी लॉज देखे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में से महिलाओं के प्रोटेक्शन को लेकर के आए हुए हैं, लेकिन जो रिसेंट एक्ट आया हमारा 2005 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, इस एक्ट के आने के बाद ही हमें डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे पहले डेफिनेशन मिली कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। इसमें इसको डिफाइन किया गया कि किसको हम घरेलू हिंसा कहेंगे, कि घरेलू हिंसा की क्या डेफिनेशन होगी, जिसके अंतर्गत किस क्राइम को हम इस डेफिनेशन के अंदर लाएंगे। तब इसमें बताया है कि ऐसा कोई भी वायलेंस या ऐसा कुछ भी कार्य या लोप, या मतलब या कोई कार्य किया गया हो या उसकी एब्सेंस, किसी चीज़ को नहीं करने देना, किसी चीज़ से उसे दूर रखना, ये भी उसके राइट को क्या करना है, हनन करना है। इसलिए जो भी ऐसा कार्य या लोप जो है उसको वायलेंस, घरेलू हिंसा कहा जाएगा या डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा, जो कि कैसा होगा, ये फिजिकल भी हो सकता है, ये वायलेंस ये मेंटली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और ये किसी भी तरीके का एब्यूज़ माना जो है, इसको क्या कहा जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा। मे बी उसको बहुत ज़्यादा ऐसे फिजिकली टॉर्चर ना किया गया हो, मगर कई बार आप देखेंगे कि बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा, ये भी क्या है, उसका हैरेसमेंट है, उसके साथ होने वाली एक क्या है, घटना है या हिंसा ही है, जिसको इसके अंतर्गत लाया जाएगा।
नेक्स्ट कहना है इसमें कौन कौन से ऐसे पनिशमेंट लाए गए या किस किस में ऐसे पनिशमेंट मिलते हैं जिससे कि महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जाता है। इसमें जैसे हम ये 304 बी में हमने देखा कि डाउरी डेथ में जो पनिशमेंट दिया जाता है या पनिशमेंट के द्वारा कि दूसरों के लिए एक रूलिंग भी आ जाती है कि अगर ऐसा कोई कार्य करेगा तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। 313 3 से 316 तक जो है 300 से इसमें क्या है कि अगर किसी स्त्री का ज़बरदस्ती मेडिकल टर्मिनेशन करवाया जाता है तो ये क्या होगा, पनिशेबल होगा। ये भी अपने आप में क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है। और 340 और 349 349 इसमें क्या है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और इनको भी क्या कहा गया है कि ये क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में इसको रखा गया है। एक तो उस किसी महिला को अबेट करना और उसको सुसाइड के लिए अबेट करना, 305 306 जैसे आपने अभी रिसेंटली हम पढ़ चुके हैं कुछ लेक्चर्स पहले, और 340 और 349 ये भी क्या है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ऐसे क्राइम बताए गए हैं जिसको कि पनिशेबल किया गया है। नेक्स्ट है 498A जो कि रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न किया जाना और क्रुएल्टी की जानी। क्रुएल्टी आपका एक पूरा एक चैप्टर ही अलग से है, तो ये क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। अब ये देखना है कि डोमेस्टिक वायलेंस के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, कि क्या प्रोटेक्शन ये देता है, कैसे प्रोटेक्शन महिला को देता है, कि और कौन कौन कैसे इस प्रोटेक्शन को महिला ले सकती है, इसके बारे में कि और इसमें बताया गया है कि अगर जो महिला किसी ऐसे हाउस होल्ड में, ऐसे आफ्टर मैरिज जिस मकान में जिसमें रह रही है, मकान में जो उसका जो एब्यूज़र है उसके साथ रह रही है और उसके साथ रहते हुए, उसके मकान में रहते हुए और उसके मकान में रह करके आफ्टर मैरिज चाहे उसके साथ जो भी एब्यूज़ किया जाता है, एब्यूज़ की कैटेगरी आपको जैसे बताई है, फिज़िकली, मेंटली एंड सेक्सुअली, किसी भी तरीके से अगर उसे हैरेस किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है या उसको जो भी एब्यूज़ किया जाता है, वो उसके जो एब्यूज़र जो भी है वो उसके जिसके साथ भी वो मकान घर शेयर कर रही है, जिसके साथ भी रह रही है, वो जॉइंट फैमिली हो सकती है, उसमें चाहे वो उसके पति द्वारा किया जाए, ये रिलेशन कैसे होंगे, किस रिलेटिव द्वारा ये एब्यूज़ उसको किया जा सकता है, मे बी वो उसकी शादी द्वारा बने हुए रिश्ते हों, चाहे एडॉप्शन द्वारा हों, और चाहे कि और कोई एडिशनल जैसे फैमिली मेम्बर्स, जैसे कई बार क्या होता है कि अभी तो फिर भी इन चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल किया जा चुका है, वीडो सिस्टर और या वीडो मदर है, वो अपने बच्चों के साथ है या अपने भाई के साथ है, तो उनका भी हैरेसमेंट किया जाता है। ज़रूरी नहीं है वो फिज़िकली हैरेसमेंट हो, मॉनेटरी हैरेसमेंट भी हो सकता है और किसी अन्य तरीके का हैरेसमेंट भी हो सकता है जिसको कि वो महिला फेस कर रही हो। तो ये हैरेसमेंट भी जो है ये इसकी कैटेगरी के साथ आते हैं, मतलब ये हैरेसमेंट जो है ये इसमें आते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस का जो है, जो एब्यूज़र है वो उसको वर्बली, सेक्सुअली या इमोशनली भी उसको हैरेस कर रहा है, तो वो क्या होगा, ये इसके हैरेसमेंट के अंतर्गत आएगा कि उसका हैरेसमेंट हुआ है। और कहाँ हुआ है हैरेसमेंट, जो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है या शेयर हाउस होल्ड जो भी है उसमें उसके साथ रहते हुए उसके साथ उसको हैरेस किया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि महिला द्वारा जो भी रेजिडेंशियल, जो मैट्रिमोनियल है चाहे शेयर हाउस होल्ड है, चाहे इनमें से किसी में भी उसके जो टाइटल को लेकर के उसके जो इंटरेस्ट हैं, जो भी उसके उसमें बेनिफिट्स हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करके भी उसे क्या किया जा सकता है, हैरेस करते हैं। और इसमें जो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि महिला को जो अधिकार दिए जाएंगे या महिला को कोर्ट द्वारा कोई ऐसा अधिकार पास किया गया है रेजिडेंस में, चाहे हाउस में शेयर, चाहे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिया गया है घर के उसमें राइट में, तो ऐसे जो राइट हैं उस राइट को और किसी और को दिया नहीं जा सकता है। वो राइट किसी और को नहीं देंगे कि जो कि उस महिला का राइट है, उसको किसी और को नहीं दिया जा सकेगा।
और अगर जो कोर्ट ने इसमें ऑर्डर पास किया है और उसको प्रिवेंट करने के लिए एब्यूज़र अगर ऐसा करता है तो उसको अगर किसी और को उसका राइट दिया जाता है तो क्या किया जाएगा, महिला के लिए मॉनेटरी एब्यूज़ माना जाएगा, महिला के साथ किया जाने वाला एब्यूज़ माना जाएगा और उसको डोमेस्टिक वॉयलेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसमें नेक्स्ट है कि इसमें कौन इसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे संरक्षण अधिकारी द्वारा जो भी कोर्ट नियत करे या जो भी संरक्षण अधिकारी महिला को प्रोटेक्शन देने के लिए नियुक्त किया जाएगा, या कोई एनजीओ जो कि महिला को हेल्प कर रही है या असिस्ट कर रही है, उसको असिस्टेंस दे रही है, तो ऐसे में उसको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी उसको फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो, उसको लीगल एड के लिए, उसको कोर्ट में जाने के लिए, उसको इतना ज़रूरी नहीं है हर किसी को इतनी नॉलेज हो, और नॉलेज हो भी तो ऐसे समय में उसको जैसे फ्री लीगल एड दिया जाना या मेडिकल फैसिलिटी दी जाना और शेल्टर के लिए व्यवस्था करने का व्यवस्था करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, संरक्षण अधिकारी या किसी एनजीओ की इसमें नियुक्ति की जाती है। और अगर कोई ऐसा जो उनको महिला को प्रोवाइड किया गया है जो भी राइट, और उसको एब्यूज़र जो है उसको नहीं उसको प्रोवाइड करवाता है ऐसे राइट को जो कोर्ट द्वारा उसको राइट दिया गया है, तो ऐसे में उसे 1 साल तक की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना उसे दिया जा सकता है, या दोनों से उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है जो भी इस ऑफेंस को करेगा, जिससे कि महिला का जो क्या है राइट जिसमें हर्ट होता है या राइट जिसमें ब्रीच होता है, जिसमें उसको राइट उससे लिया जाता है, उसको कोर्ट द्वारा दिया गया उसके बाद भी उसको राइट नहीं मिल रहा है, तो एक तो ये नॉन बेलेबल होगा ऑफेंस और कॉग्निजेबल होगा, और इसके बाद उसको 1 साल तक की सज़ा जिसकी सज़ा मतलब सज़ा इतनी होगी जिसका समय 1 साल से कम नहीं होगा, और पनिशमेंट कितना होगा जो कि 20,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, और दोनों तरीके से भी उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास किस तरह आएगी, नेक्स्ट हमारा इशू ये है। तो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देने के लिए कौन किसके द्वारा ऐसे केसेस में एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, तो इसमें दिया है एक तो एग्रीव्ड पर्सन जिसके साथ एक घटना हुई है, या प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में देगा, और नेक्स्ट कौन है, कोई भी ऐसा जो कि उस महिला को फेवर कर रहा है तो वो महिला के बिहाफ में उस एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने मूव कर सकता है। नेक्स्ट हम इसके जुरिस्डिक्शन और इसके अनुतोष के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।